वहीं शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान से इलाके में एक बड़ा सा गोदाम था। उस गोदाम के आसपास काफ़ी सारे सिक्योरिटी में लोग तैनात थे। तभी उस गोदाम का गेट खुलता है और रुद्र अपने हाथों को झटकते हुए हथेलियों की उंगलियों को खोल बंद करते हुए बाहर आता है। उसके चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल हीन भाव थे। रुद्र के ठीक पीछे जियान भी उस गोदाम से बाहर आता है और रुद्र की तरफ एक छोटा सा वेट टॉवल बढ़ाता है और साथ ही एक पानी की बोतल। रुद्र अपनी कार के पास आते ही जियान से टॉवल लिए अपना हाथ पहुंचता है और पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पिए बचे पानी के कुछ छींटे को अपने सिर पर उधेड़ते हुए अपने बालों को झटकता है और बोतल फेंकते हुए अपनी नज़र अपने हाथों में बंधी घड़ी पे वक्त दे जियान से कठोर भाव में कहता है, इस गोदाम के साथ बाकी सब तुम ठिकाने लगा दो जियान। और हाँ ये प्रॉपर्टी लीगल या इलीगल वे में हासिल कर यहाँ काम शुरू कर दो। मुझे 1% की देरी अब बर्दाश्त नहीं है। जियान रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, काम हो जाएगा बॉस, आप चिंता ना करें। रुद्र उसकी हामी सुन अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल उसे ऑन करता हुआ कहता है, ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, याद रहे मेरे आने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। जियान रुद्र की बात पे सिर झुकाए कहता है, बॉस आप बेफिक्र रहे। फिर कुछ सोचते हुए संकोच से कहता है, बॉस एक बात और है जो मुझे आपको बताना है। जियान इतना ही बोलता है कि रुद्र जिसकी नज़र अपने फ़ोन पे थी उसे ऑन करते ही उसके सामने अन्या के एक के बाद एक मैसेज और कॉल की बारिश हो जाती है, जिसे रुद्र थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अन्या तो सुबह नहीं उठती और उसे पता चलने से पहले वो लौट जाएगा। पर अन्या के इतने सारे कॉल देख वो अब खुद परेशान हो गया कि अन्या उसके लिए फ़िक्रमंद होगी और ना गुस्सा थी क्योंकि वो बिना बताए जो आया था। ये सब देख रुद्र जल्दबाजी में कहता है, जियान बाकी हम बाद में फ़ोन पे कर लेंगे, अभी तो मुझे चलना होगा। इतना बोल रुद्र अपनी कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाता है। जियान अपने बॉस को इतना जल्दबाजी में देख उसके माथे पर सिकन आ जाता है क्योंकि अभी उतनी टेंशन के माहौल में भी रुद्र रिलैक्स था, लेकिन अचानक ही फ़ोन पे आए कुछ मैसेज देख रुद्र के भाव ही बदल गए। अब बेचारे जियान बाबा जो तो ठहरे सिंगल, उन्हें क्या पता बीवी का ख्याल ही कुछ ऐसा होता है जो अच्छे को नानी याद दिला दे। जियान भी जल्दबाजी रुद्र के पास आते हुए रिस्पेक्ट से कहता है, बॉस सब ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रुद्र नाम में सिर हिलाए अन्य के बारे में सोच कहता है, चल सकते हो अगर अपनी मैम को एक्सप्लेन कर सको तो। इतना बोल रुद्र अपनी सीट पे सीट बेल्ट लगाता है। अन्य का जिक्र सुन जियान अपने एक कदम पीछे करते हुए अपना सिर खुजलाता है और रुद्र को ग्रीट किए कहता है, बॉस मैं जल्दी ही सारे काम होने के बाद आपको अपडेट देता हूँ। रुद्र उसके बदले तेवर देख उससे एक लुक देता है, फिर अपना सिर झटकते हुए जैसे ही कार स्टार्ट करने को होता है उसका फ़ोन बजता है। रुद्र जब उस फ़ोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो जल्दी से उठते हुए कहता है, हाँ साहिल बोलो। सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ जो। रुद्र इतना ही कह पाता है कि उधर से साहिल की घबराई हुई आवाज़ आती है, हेलो जीजू, वो दीदू आप जल्दी आ जाइए दीदू। साहिल की आवाज़ में घबराहट के साथ कपकपाहट महसूस करते ही रुद्र के माथे पे बल पड़ गए और अन्य का जिक्र सुन तो एक पल उसका दिल घबरा सा गया, पर रुद्र खुद को संभाले बेचैनी से कहता है, साहिल क्या हुआ वाइफी को, वो ठीक है ना, क्या हुआ कुछ बोलो। साहिल घबराए हुए आवाज़ में हल्की रोंदी आवाज़ ले कहता है, मुझे नहीं पता जीजू, वो मैं और दीदू आए और अचानक ही पीछे से एक गाड़ी रुकी और दीदू को अपने साथ उठाकर ले गए। जीजू बचा लो दीदू को प्लीज़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजू। साहिल की बात सुन रुद्र का तो एक पल के लिए होश ही उड़ गए। उसे जहन में अन्य का ही चेहरा घूमने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये पल भर में कैसे कोई अन्य को उठाकर ले गया, उसके होते हुए कैसे। रुद्र पर बातों में समय न बिताते हुए अपने हाले दिल को संभालता है।
और अपनी आवाज़ में गुस्सा और कड़कपन लिए साहिल से पूछता है, तुम कहाँ हो साहिल, तुम ठीक हो ना? साहिल आसपास नज़रें घुमाते हुए कहता है, पता नहीं जीजू, ये रास्ता मैंने नहीं देखा। पता नहीं दीदू ड्राइव करते हुए यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता अभी हम कहाँ हैं। आसपास कोई दिख नहीं रहा है। जीजू मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए साहिल अपने बाजू में लगे चोट से बहते खून को देखता है। आप बस दीदू को बचा लीजिए प्लीज़ जीजू, वरना मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इतना बोलते बोलते साहिल रोने लगता है। रुद्र उसे हौसला और विश्वास दिए कहता है, साहिल लिसन टू मी, तुम्हारी दीदू को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। अभी घर पे किसी से इस बारे में कुछ मत कहना, ओके? रुद्र की बात पे साहिल हामी भरता हुआ फ़ोन काट देता है। रुद्र गुस्से में अपने स्टीयरिंग व्हील पे जोर से मारता है, फिर कार से निकल गुस्से भरी आग लिए जियान से कहता है, पता करो जियान, किसी की इतनी हिम्मत हो गई रुद्रराय चौहान की पत्नी तक पहुंचने की। और ये सब कैसे हुआ? घर के बाहर सारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इतना बोल रुद्र एक जोर का पंच कार के साइड मिरर में मारता है, जो एक पल में चकनाचूर हो जाता है। जियान रुद्र को देख उसे रोकने के लिए बढ़ता है, पर रुद्र की नज़रों की तेज़ तपिश से वो अपने कदम पीछे करते हुए शर्मनाक भाव से कहता है, सॉरी बॉस, ये हमारी गलती है। मैम की सुबह घर से निकलते हमारे कुछ आदमी ने मैम का भी पीछा किया था, लेकिन मैम काफ़ी स्पीड में थी और न जाने कब हमारे गार्ड्स की नज़रों से ओझल हो गई, पता ही नहीं चला। हमने अपने सोर्स लगा दिए, हमें कुछ पल में मैम की लोकेशन मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। रुद्र जियान की बात सुन और गुस्से में उबलते हुए उसका ही कॉलर पकड़ अपने जबड़े भींचते हुए कहता है, क्यों चिंता नहीं करूं? आखिर तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे ओझल हो गई? क्या कर रहे थे तुम लोग? रुद्र, जो इस वक्त जियान को गुस्से में उसकी आंखों में देख रहा था, वो जियान की आंखों की कुछ हिचक देख अपनी आंखें छोटी कर गुस्सा घूरता है और एक झटके से उसकी कॉलर छोड़ कहता है, जियान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ तो पता है ऐसा जो मुझे नहीं पता। क्या बात है? क्या तुम्हें पता है कि किडनैप में किसका हाथ है? रुद्र अपना आपा खोते हुए गरजते हुए कहता है, जियान मुझे जवाब चाहिए, बोलो कौन है वो, बोलो। जियान रुद्र की गर्जना से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आंखें खोल उसकी तरफ देख कहता है, शैलेश राठी। ये सुन तो रुद्र की भौहें तन जाती हैं। जियान शर्मिंदा भाव लिए कहता है, सॉरी सर, मुझे आपको पहले इस बात की इन्फॉर्म करना चाहिए था। पर इतना बोलते बोलते जियान रुक जाता है तो रुद्र चीखते हुए कहता है, रुको मत, बोलते जाओ। जियान जल्दी से कहता है, बॉस, शैलेश राठी के आदमी 2 दिन से आपके और मैडम पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे थे और कल रात ही मुझे खबर मिली कि मिस दिव्यंका राठी का जेल में मिसकैरेज होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और शैलेश राठी ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए रातों रात मिस दिव्यंका राठी को मेडिकल हेल्प से जेल से बेल दिलवा दिया। पर मुझे नहीं लगा था कि शैलेश राठी इतनी जल्दी मैम को टारगेट करेंगे। सॉरी बॉस, हमारे आदमी लगे हैं वहाँ पे, जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। जियान की बात सुनकर अब रुद्र का खून खोलने लगा था। रुद्र को रह रहकर अन्य की फिक्र और बाप बेटी पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कसकर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, शैलेश राठी, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आज तुमने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। अगर इस बार वाइफी को या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ऐसी मौत मिलेगी कि 100 जन्मों तक तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल रुद्र गुस्से में कार का दरवाज़ा खोलता है और कार में बैठ हवाओं को चीरते हुए पल भर में वहाँ से रफ्तार में निकल जाता है। जियान तो एक पल अवक रह जाता है, वो रुद्र को रोक तक नहीं पाता। जियान जल्दी से सारे गार्ड्स को अलर्ट करते हुए रुद्र के पीछे जाने के लिए निकल जाता है। पल भर में उनके पास अन्य की लोकेशन आ जाती है। जियान को आज पहली बार घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज रुद्र का क्रोध जैसे सैलाब बनते जा रहा था। वहीं शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से घर के हॉल में अन्य
एक सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, माथे पर हल्की सी चोट लगी थी जिससे खून रिसकर खुद ही रुक चुका था। अन्या को इस बात का कोई होश नहीं था। वो तो साहिल के साथ काफ़ी जा रही थी, जिसके बाद साहिल की स्पीड कम करने के बाद अचानक कार रोकने पे वो होश में आती हैं और आसपास नज़रें घुमाए। जैसे ही कार से निकलती हैं, पीछे से कोई गाड़ी में आए लोग उसे बेहोश कर वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ ले आते हैं। तभी अपने एक हाथ में शराब का गिलास लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी आते हुए अन्या के ठीक सामने बैठी लड़की से, जो अन्या को काफ़ी गुस्से और नफ़रत से घूर रही थी, उससे कहता है, दिव्यंका बेटा, जो करना है जल्दी करो। उस रुद्र राय चौहान को हम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दिव्यंका, जो अन्या को कब से शांत बैठी अपने अंगारों में तपती नज़रों से घूरते हुए कहती हैं, बस डैड, किसी की आंखों में मौत से बतौर खौफ देख लूं, उसके बाद शायद ही कोई अफसोस रहेगा। मेरी ज़िंदगी तबाह कर कोई सुकून में से जी ले, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। इतना बोल दिव्यंका अपनी जगह से उठती है और शैलेश राठी को एक विनिंग स्माइल दिए कहती हैं, थैंक यू डैड, मेरा साथ देने के लिए। एंड डोंट वरी, चाहे चंद घंटे ही सही, लेकिन मैं इस अन्या और उस रुद्र की लाइफ में ऐसी तबाही मचाऊंगी, ये जीते जी कभी भूल नहीं पाएंगे। दिव्यंका अपनी बात कहे डेविल स्माइल लिए अन्या का मासूम चेहरा देखती हैं। शैलेश राठी भी अपनी शराब के घूंट लिए अन्या को देख नफ़रत से देख अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर दिव्यंका के कंधे पर हाथ रखते हैं। दिव्यंका उन्हें कुछ इशारे लिए कहती हैं, सारी तैयारी हो गई डैड। शैलेश राठी दिव्यंका की बात सुन हामी में सिर हिलाते हैं तो दिव्यंका अन्या की तरफ बढ़ते हुए शराब का गिलास लेते हुए कहती हैं, बात बर्बादी शुरू करते हैं उनके हाथ से, वही तो ठीक है, देर किस बात की। इतना बोल दिव्यंका उसी शराब के गिलास को गोल गोल घुमाते हुए अन्या के पास आती हैं और धीरे धीरे अन्या के चेहरे पर उधेड़ने लगती है। शराब के लगातार भार से अन्या कुछ होश में आने लगती है। वो अपने बंधे हुए हाथ उठाकर अपना सिर पकड़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती हैं कि दिव्यंका उसे जागता देख अचानक ही उस कांच के गिलास को ठीक उसके पाँव के पास में पटक कर तोड़ देती है, जिससे अन्या दर्द में कराए अपने पाँव की तरफ झुकती हैं और अपनी पूरी आंखें अच्छे से खोलती हैं। उसके पाँव में कांच के टुकड़े चुभ चुके थे। वो उसे संभले निकल ही हैं कि दिव्यंका उसी दर्द भरी आवाज़ सुन बड़ी ही मुस्कान लिए कहती हैं, कैसी हो मेरी प्यारी बहना। अन्या उस आवाज़ को अच्छे से पहचान जाती हैं, क्योंकि इसी आवाज़ को सुन सुनकर तो बड़ी हुई है। वो हैरानी से अपनी निगाहें उठाकर सामने देखती है तो उसका यकीन सही साबित होता है। दिव्यंका को देख अन्या को खुद की हालत का अंदाज़ा हो जाता है। वह अपने और अपने बच्चे के लिए आने वाले खतरे का एहसास भी वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोच घबरा जाती हैं, क्योंकि दिव्यंका अपनी इतनी सीधी नहीं थी। दिव्यंका को यूं देख अन्या के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। वो थोड़े सहमे हुए आवाज़ में कहती हैं, दिव्यंका तुम। दिव्यंका मुस्कुराकर उसके पास आते हुए कहती हैं, क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। इतना बोलते हुए दिव्यंका नीचे झुकती हैं और एक बड़े से कांच का टुकड़ा उठाते हुए कहती हैं, अफसोस, लगता है मेरी बहन मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई है, पर मुझे तो हुई है अपनी बहन को यहाँ देखकर। अन्या अपनी बात कहते हुए अपनी निगाहें अन्या के पेट पर के पास ले जाती हैं, जहाँ उसका बेबी बम्प सो हो रहा था। अन्या उसकी नज़रों को भाप डर सी अपने हाथों को अपने कपड़ों से अपने पेट को छुपाने लगती हैं। दिव्यंका उसकी आंखों में वो घबराहट देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या बात है माय डियर सो कॉल्ड बहना, तुमने बताया नहीं मैं फिर से माँ से बनने वाली हूँ। दिव्यंका अपनी बात कहते ज़मीन पे हल्का बैंड होती हैं और अपनी निगाहें डायरेक्ट अन्या के पेट पे डालते हुए उस कांच के टुकड़े को
अपनी उंगलियों से छूते हुए कहती हैं, वैसे देखते लग रहा है ये खुशी है। अन्या उसके हाथ में यूँ कांच के टुकड़े से खेलते हुए देख अपने बच्चे को बचाते हुए पीछे सरकते हुए घबराहट में कहती हैं, दिव्यंका देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ इसे छोड़ दो। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं प्रॉमिस करती हूँ दूंगी, पर प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम दोबारा कुछ नहीं करोगी प्लीज़। दिव्यंका अन्य की बात सुन एक झटके में उठती हैं और उसके बगल में सोफे पर बैठ अपना एक हाथ पीछे सोफे के हेड पर टिकाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहती हैं, दोबारा। अन्य की तरफ अपना सिर मोड़ उसकी आंखों में देख कहती हैं, यार राइट माय डियर बहना, दोबारा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इतना बोल दिव्यंका हंसने लगती हैं, जिससे अन्या कन्फ्यूज सी उसे देखती हैं। वो घबराती हुई दिव्यंका को कहती हैं, दिव्यंका मेरी बात सुनो। दिव्यंका अचानक ही अपनी हंसी रोक काफ़ी सीरियस अंदाज में अन्य की बात बीच में काटते हुए कहती हैं, सुनने और सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास बहना। तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? शायद तुम्हारे 100 करोड़ पति के आने से पहले तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा नामो निशान मिटा सकती हूँ। अगर अपनी और अपनी जान की भली चाहती हो तो चुपचाप अभी कभी शादी कर लो। दिव्यंका के ये सीधे अल्फाज अन्या को एक पल में सुन कर देते हैं। वो हैरान नज़रों से कहती हैं, शादी? दिव्यंका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ शादी, वो भी अभी। तुम चिंता मत करना, मैंने पहली शादी में अपना फराज नहीं निभाया था, लेकिन आज वो सब निभाऊंगी। देखो तुम्हारा मंडप भी तैयार है। इतना बोल दिव्यंका अन्या का जबड़ा दबोच कर उससे सामने की ओर करती हैं। हॉल के बीचों बीच एक अग्नि कुंड के साथ कुछ पूजा की सामग्री के साथ पंडित जी बैठे थे। ये सब देख अन्या के होश उड़ चुके थे। वो सहमी सी निगाहों से दिव्यंका को देखती हैं तो दिव्यंका एक डेविल स्माइल लिए कहती हैं, पसंद आया? अन्या दिव्यंका की बात सुन भड़कते हुए अंदाज में अपना हाथ एक झटके में झटकते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई कहती हैं, पागल हो गई हो दिव्यंका, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम यूँ गिर जाओगी और शायद ये भी भूल रही हो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और इस बारे में रुद्र को भनक भी लगी तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं ये शादी नहीं करूँगी, सुना तुमने, नहीं करूँगी चाहे। अन्य इतना ही कह पाती हैं कि अचानक ही कोई पीछे से आते हुए उसके बालों को दबोचकर खींचता है, जिससे अन्य दर्द से करारती हुई अपना सिर उठाती हैं। आह! तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, मैं भी देखता हूँ तुम ये शादी कैसे नहीं करती। अन्या उस आवाज़ को नहीं पहचानती थी, पर बाल के इतने मजबूती से पकड़े होने की वजह से अन्या को काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसुओं से भीगी आंखें खोलकर जब उस आदमी का शक्ल देखती हैं तो वो आदमी अन्या को काफ़ी लालसी नज़रों से देख जैसे मन ही मन खुद के अंदर उठ रहे वासना को अन्या की खूबसूरती की आग में सुलगा रहा था। वो आदमी कुछ 55-60 का अधेड़ उम्र का था। बालों में उम्र का तजाका पे डाई की मेहरबानी लिए अपनी आंखों में बस वासना और चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बस अन्या को देखे जा रहा था। दिव्यंका उस आदमी को देख एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर पाठक, तो देरी किस बात की? ले आए अपनी दुल्हन को अपने मंडप पे और डाल दे अपने नाम की बेड़ियाँ। वो आदमी जिसका नाम रविजीत पाठक है, वो शैलेश राठी का एक वक्त पे बिजनेस का सहयोगी हुआ करता था, पर शैलेश राठी के कुछ लॉस होने की वजह से रविजीत पाठक से खुद की जान छुड़ाने के लिए उसने एक बार अन्या की बात छेड़ी थी। वो जानता था उसकी नीयत और फितरत। वो तो अन्या का फ़ोटो देख एक ही नज़र में हो गया था। शैलेश राठी ने अन्या की रुद्र से डिवोर्स का सुन ऐसा किया था ताकि अन्या नाम का जंजाल अपनी बेटी की ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए निकाल दे। जिस बात को उसने केवेंद्र जी से भी छेड़ा था अन्या की शादी को लिए, पर केवेंद्र जी ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद तो शैलेश राठी की खुद की बेटी तबाह हो गई तो क्या ही करता, पर रविजीत पाठक को अन्या भा गई और उससे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
जिस बात का फ़ायदा उठाए दिव्यंका और शैलेश राठी ने ये प्लान बनाया और उसकी मदद से दिव्यंका को बेल करवाया। रविजीत पाठक अन्या को कामुक निगाहों से देखते हुए उसके चेहरे को छूता हुआ कहता है, अरे मंडप की क्या ज़रूरत है। जी करता है बिस्तर पर जाकर इसे अपना बना लूं, इसकी बदन से सारा रस निचोड़ दूं। इतना बोलते हुए वो अपना मुंह अन्या के गालों को छूने के लिए बढ़ता है तो अन्या जल्दी से अपना मुंह फेर अपने बंधे हुए हाथों से उसे धकेलते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना, वरना रविजीत पाठक अन्या को खुद को छुड़ाने के लिए कसमकस करते देख हंसने लगता है। पर तभी अन्या एक जोर की लात उसके पाँव पे मारते हुए एक कोहनी उसके पेट पर मारती है, जिससे वो उसकी पकड़ से छूटते हुए जल्दी से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालती है और दिव्यंका को उसे पकड़ते आता देख अन्या उसे भी धकेल देती है और आसपास भागते हुए जल्दी से अग्निकुंड से लकड़ी उठाकर उन्हें रोकते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। दिव्यंका और रविजीत पाठक अन्या की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ये करके बच जाओगी? तुम्हारी आज शादी किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। इतना बोल दिव्यंका जैसे ही आगे बढ़ती है कि अन्या उसे उसी लकड़ी से वार करती है, जिससे उसकी बाजू में लगते हुए वो दर्द से चीखती हैं। अन्या जल्दी से आसपास देख जैसे ही भागने को होती है कि तभी कोई पीछे से आता है और उसकी लकड़ी छीन उसे जोर का थप्पड़ मारता है। अन्या इस थप्पड़ से संभल नहीं पाती और सीधा ज़मीन पे गिर जाती है। साथ ही एक पूजा की थाल भी उससे अन्या के हाथों पे गिरती है। पर अन्या खुद की परवाह किए उस अवस्था में भी अपने पेट पर हाथ रख सबसे पहले अपने बच्चे को बचाती हैं। अन्या के गिरने से नहीं, लेकिन झटके से वहाँ से ही सही उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो अपने पेट पर हाथ रख दर्द से करारती हैं, आह! जिस आदमी ने अन्या को थप्पड़ मारा था वो और कोई नहीं शैलेश राठी था। वो अन्या की हालत को पूरी तरह इग्नोर किए उसके पाँव पे ही अपने पाँव रख आगे बढ़ता है और अपनी बेटी को अपनी बेटी की चोट देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? अन्या उस आवाज़ को सुन दर्द में सामने देखती है तो शैलेश राठी उसे काफ़ी गुस्से में देख रहे थे। शैलेश राठी को देख अन्या एक उम्मीद की गुहार लगाए कहती है, मौसा। अन्या दर्द में कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही शैलेश राठी बीच में कहते हैं, बहुत शौक है ना तुझे मेरे बेटे का हक, उसकी किस्मत छीनने का। आज तेरी किस्मत हम तुझे से छीनेंगे। इतना बोल शैलेश राठी रविजीत पाठक को देख कहते हैं, पाठक जी, मुझे नहीं लगता हमें देर करनी चाहिए, जो विधि करनी है जल्दी करें ताकि हम यहाँ से निकल सकें। रविजीत पाठक उनकी बात सुन अन्या की तरफ देख धीमे स्वर में कहते हैं, वह सब तो ठीक है राठी साहब, लेकिन आपने ये नहीं बताया था ये लड़की माँ बनने वाली है। आपने कहा था कि ये तलाकशुदा है। अब इस बच्चे का क्या करना है? मैं इसे नहीं पालूंगा। शैलेश राठी अन्या की तरफ नफरत से देख कहता है, आप कर लें जो करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। इस बच्चे को नहीं रखना है तो ना सही, ये शादी होने के बाद आप बच्चे को मार दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। रविजीत पाठक उनकी बात सुन एक कामुक मुस्कान लिए अन्या को देखता है। अन्या उन तीनों को देख जैसे अपने ही किस्मत पर रो रही थी कि आखिर क्यों, हर बार क्यों उसकी ही किस्मत उसे यूँ बेसहारा खड़ी कर देती है। उसने अभी नहीं सोचा था, जिससे बचपन से आज तक उसने अपना माना था, आज वो सब मिलकर उसे यूँ नीलाम कर देंगे, उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए अपनी हद पार कर देंगे। अन्या इस वक्त काफ़ी टूट चुकी थी। वो जानती थी शैलेश राठी या दिव्यंका उसे पसंद नहीं करते, पर ये नहीं जानती थी उनकी नफ़रत इस कदर अन्याय के लिए बड़ी है, जहाँ इंसानियत के मायने छोटे पड़ चुके हैं। वो रोते हुए अपने पेट पर हाथ रख कहती हैं, बेबी सॉरी, मम्मा हर बार आपको बचाने का प्रॉमिस करती हैं पर बचा नहीं पाती, मुझे माफ़ कर देना। आपकी मम्मा की किस्मत में लिखे दुख हर बार आपको सहने पड़ते हैं। सॉरी बेबी, न जाने आपके डैडी को हमारी खबर है भी कि नहीं। कहाँ हैं आप रुद्र? प्लीज़ आ जाइए, मेरी नादानी की सज़ा हमारे बच्चे नहीं भुगतेंगे।
प्लीज़ भगवान, आज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। अन्या भगवान से विनती और दिल में रुद्र के उसे बचाने के लिए आने की आस लिए थी। तभी दिव्यंका संभलते हुए गुस्से में अन्या को देखती है और आगे बढ़ बस बालों को खींचते हुए उसका सिर ऊपर उठाती है हुई अन्या को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर देती है। वो दुनिया जहाँ की नफरत अपनी आंखों में भर अन्या के जबड़ों को दबोचते हुए कहती है, पर बैठ जाओ और ये शादी करो, चुपचाप शांति से मंडप में बैठो, वरना अंजाम। इतना बोलते हुए दिव्यंका उसके जबड़ों को छोड़ अपने हाथ को उसके पेट पर रखते हुए एक सातिर अंदाज में कहती है, वरना अंजाम आज किसी की सांसें छीनने से शुरू होगा, जो शायद अभी अपनी सांसें ठीक से लेने भी शुरू नहीं किया होगा। दिव्यंका की बातों और नज़रों में इतना एविलेंस था कि अन्या अपने बच्चे के बारे में सोच सोचकर डर से कांप गई। अन्या खुद को ज़मीन के सहारे पीछे सिरकते हुए अपने पेट को अपने हाथों से कवर करते हुए दिव्यंका को अपनी भीगी निगाहों से देख कहती हैं, दिव्यंका, आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तुम मंडप छोड़कर गई थी और हालातों में मुझे मजबूर किया था। इन सब में मेरे बच्चे का क्या दोष है? आखिर तुम कैसे ये सब कर सकती हो? प्लीज़ दिव्यंका, एक बार तो इस नन्ही सी जान के बारे में सोचो। दिव्यंका अन्य की आंसुओं को एक बेफिक्री मुस्कान लिए कहती हैं, सोचा ना, बहुत सोचा मेरी प्यारी बहना, इसी के बारे में मैंने सोचा। तुमने पूछा ना इस बच्चे का क्या दोष, तो लेसन मी टेल यू, इस बच्चे का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा यह है कि अन्य के चेहरे के करीब बढ़ उस पर जैसे हावी हुई नफरत से कहती हैं, वो तुम्हारा और रुद्र का बच्चा है, जिस इंसान की वजह से मेरे सपने नाकामयाब हुए, जिस इंसान की वजह से मैं इस हाल में हूँ, जिस इंसान को मेरा होना चाहिए था वो मुझे छोड़कर गया। ये सब उस इंसान के बच्चे होने की गलती है। मैं जितनी नफ़रत तुमसे और उस रुद्र से करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इस बच्चे से करती हूँ। इसी की वजह से तुमने ये सब हासिल किया था। आज मैं सारी वजह छीन लूँगी और तुम्हें यूँ तोड़ूँगी कि तुम कभी जुड़ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे बच्चे की किस्मत में मौत लिखूँगी। सुना तुमने, मौत। दिव्यंका अपने आखिरी शब्दों को चीखते हुए कहती हैं कि तभी एक जोर का थप्पड़ दिव्यंका के गालों पे पड़ता है, जिससे दिव्यंका तो 2 पल सुन्न सी पड़ जाती हैं और अगले ही पल गुस्से में अन्या को देखती हैं तो अन्या भी उसे उन्हीं नज़रों से देख रही थी। शैलेश राठी आगे बढ़ अपनी बेटी को संभालते हैं। दिव्यंका गुस्से में उठती हैं और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहती हैं, ले जाओ इसे मंडप में, अगर न माने तो तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। दिव्यंका के आदमी उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या को उठाने आते हैं। अन्या पहले तो न जाने की मशक्क़त करती हैं, पर जब वो आदमी दिव्यंका के कहे अनुसार एक चाकू लिए अन्या के पेट की तरफ इशारा करते हैं तो अन्या डर से चुप हो जाती है। वो किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, चाहे कीमत खुद उसकी तबाही क्यों ना हो। वो हर तबाही के साथ खुश रह सकती हैं अगर बदले में उसके बच्चे की जान दांव पे हो। वो आदमी अन्या को उठाकर मंडप पे बैठा देते हैं। रविजीत पाठक भी खुशी खुशी अपने मन में वासना लिए बैठ जाता है। वो एक नज़र अन्या को देख वहाँ रखी चुनरी उठा लेता है और अन्या को उड़ाते हुए उसके गालों को छूने की कोशिश करता है तो अन्या अपना सिर मोड़ लेती है, जिससे देख रविजीत पाठक शैतानी मुस्कान लिए कहता है, कब तक यूँ नखरे दिखाओगी? बिस्तर पर ये तुम्हारे नखरे नहीं चलने वाले हैं। अन्या उसकी बात सुन कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप एकटक उस जलती हुई अग्निकुंड को देखती रहती है। उसे नहीं पता कब तक वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी और साथ ही कब तक अपने बच्चे को इस सब के नापाक इरादों से बचा पाएगी। वो इतनी पावरफुल नहीं जो इन सब का सामना करे। उससे बस रुद्र की आशा थी। उसे यकीन था कि रुद्र उसे बचा लेगा, पर कब, उसे ये भी नहीं पता था। अगर ये शादी हो गई तो शायद अन्या खुद को खो देगी। उसका दिल घड़ी घड़ी घबरा रहा था वो, पर हर बीते वक्त के साथ बस अपने दिल की उम्मीद लिए सामने देख रही थी।
वहीं दिव्यंका खड़ी खड़ी अन्या की हालत पे मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था अन्या को यूँ कमज़ोर पड़ता देख, उसे यूँ डरते देख। तभी शैलेश राठी दिव्यंका के पास आते हुए अपने हाथों में बंधी घड़ी को देख कहते हैं, दिव्यंका बेटा अब हमें चलना चाहिए। तुम जानती हो ना यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो रुद्र राय चौहान आता ही होगा अपनी बीवी को बचाने। दिव्यंका शैलेश राठी की बात सुन मुस्कुराकर कहती है, आने दीजिए डैड, मैं आज किसी से नहीं डरती। अभी तो मैंने इस अपना आधा बदला लिया है। अभी तो मुझे उस रुद्र राय चौहान की आंखों में वो दर्द देखना है, उसे अपने घुटनों पे देखना है, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। दिव्यंका की बातें सुन शैलेश राठी कुछ हैरान भाई उससे देखते हैं, फिर अपनी दोनों बाहें पकड़ अपनी तरफ करते हुए परेशान स्वर में कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो बेटा? तुम नहीं जानती, पर वो इंसान जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उसे सच्चाई पता करने में 2 पल भी नहीं लगेगा कि इन सब में हमारा हाथ है, और उससे कम पलों में वो हमारा खात्मा कर देगा। बेटा तुम बहुत हल्के में ले रही हो। दिव्यंका अपने पिता की बात सुन काफ़ी बेफिक्र अंदाज में उनके हाथों को अपने बाजुओं से हटाते हुए सामने अन्या को देख कहती है, नहीं डैड, मैं उस रुद्र राय चौहान को हल्के में नहीं ले रही हूँ, बस खुद की तबाही से पहले उसकी तबाही का जनाजा देखना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए, वो जितना बड़ा ही शेर क्यों ना हो, मेरे पास उस शेर को काबू करने वाले चाबुक हैं, इसीलिए बस एंजॉय करें आज के सर्कस को। इतना बोल दिव्यंका जैसे अपने कदम आगे बढ़ाती हैं कि तभी बाहर से जोर की आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुन सब एक पल के लिए सहम से जाते हैं। तो वहीं दिव्यंका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो मुस्कान लिए कहती हैं, आओ रुद्र राय चौहान, तुम्हारा ही इंतज़ार था। वहीं बाहर रुद्र अपनी कार की जैसे सारी स्पीड लिमिट तोड़ डायरेक्ट उस घर के गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और तुरंत कार रोक जैसे बाहर निकलता है कि उससे अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं। रुद्र अपनी गाड़ी में अकेला निकला था, जियान और बाकी सब उसके पीछे थे, पर उसकी स्पीड को आंक नहीं पाए। रुद्र इस वक्त गुस्से में उबाल रहा था, उसे वो सारे आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधा अंदर जाने लगता है कि सब आदमी उसे रोकने तोड़ने की कोशिश में अपने सामने हथियार लिए आगे बढ़ते हैं, पर अगले ही पल ज़मीन पर ढेर हुए नज़र आते हैं। उनमें से एक भी आदमी रुद्र का 5 सेकंड से ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाया। ये उसकी स्किल थी या उसकी गुस्से की आग जो रास्ते में आए हर पत्थर को ढेर कर दे। रुद्र काफ़ी गुस्से में सबसे भिड़ता हुआ अंदर आता है, लेकिन जैसे ही उसके कदम हॉल में पड़ते हैं, अपने आँखों के सामने देख उसके पाँव हवा में जैसे जम से जाते हैं। आँखों में अंगारों के साथ कुछ डर सा था, क्योंकि सामने अन्या मंडप में बैठी उसे आंसू भरी निगाहों से देख रही थी। उसके साथ रविजीत पाठक सामने देख कर मुस्कुरा रहा था और पंडित जी के मंत्रों के अनुसार अग्नि कुंड में आहुति दे रहा था। शैलेश राठी भी वहीं सोफे पे आराम से बैठे इस तमाशे का मज़ा ले रहे थे, और वहीं दिव्यंका अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए अन्या के सिर पर बंदूक ताने खड़ी थी। रुद्र ये सब गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए कहता है, दिव्यंका राठी। दिव्यंका रुद्र का अपने नाम लेने पर हंसते हुए कहती हैं, कैसे हो रुद्र? हाँ, सॉरी, हमारा रिश्ता कहाँ जुड़ा है जो मैं आपका नाम ले सकूं, मिस्टर चौहान। दिव्यंका अपनी बातें कहे अपनी बातों में शैतानी के भाव लिए अपने दिल पर हाथ रख कहती हैं, वैसे बहुत दिल को सुकून सा मिला आपको यहाँ देखकर, सच्ची। रुद्र ये सुन गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ने लगता है कि दिव्यंका अपनी बंदूक को अन्या के सिर पर सटकते हुए नाम में सिर हिलाने का इशारा करती हैं। आहा मिस्टर चौहान, गलती मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी दोनों इस वक्त मेरे हाथों के नोक पे हैं। आप आगे बढ़े और ये चली तो न जाने क्या होगा। दिव्यंका की बात सुन रुद्र अपने कदम रोक गुस्से में देखते हुए कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मिस राठी, यू पे फॉर दिस। दिव्यंका रुद्र की बातों को जैसे हवा में उड़ाए कहती है, हाँ वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए मेरी प्यारी बहन की आज शादी हो रही है।
लास्ट टाइम मैं नहीं थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए आज मैंने सोचा वैसा ही सब कुछ करूं। इतना बोल दिव्यंका अन्या के चेहरे की तरफ झुकती हैं। उसका भीगा हुआ चेहरा देख उसे जैसे सहानुभूति दिए उसे एक साइड हक करते हुए कहते हैं, अरे मेरी प्यारी बहना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़ा मुस्कुराओ। इतना बोल दिव्यंका अपने सिर पर हाथ रख कहती हैं, भले ही दोबारा मजबूरी में सही, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी पहली शादी जैसी। दिव्यंका रुद्र की तरफ देख कहती हैं, है ना मिस्टर चौहान? रुद्र उसकी बात को सुन गुस्से का घूंट लेता हुआ, क्योंकि दिव्यंका की बंदूक की नोक कभी अन्या के माथे को चुती तो कभी उसके गर्दन को तो कभी उसके पेट को। रुद्र कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि यहाँ अन्या के साथ उसके बच्चे का सवाल था। ये सब सोच रुद्र कहता है, मिस राठी। दिव्यंका रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र उसके सामने अपने घुटनों पे धीरे धीरे झुकता है और अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, मिस राठी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? तो मुझसे बदला लो। अन्या को छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे ऊपर जो भी चार्ज हैं सब वापस कर दूंगा। तुम्हारे डैड की रेपुटेशन, बिजनेस सब लौटा दूंगा। यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, घर सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। पर प्लीज़ अन्या को छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा मत करो प्लीज़। रुद्र ये शब्द काफ़ी मुश्किल से ही कह रहा था। अन्या की आंसू उसकी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जो इंसान अपनी मौत के आगे भी नहीं झुका, आज वो बस अपनी मोहब्बत के लिए खुद को झुकाए सब लुटाए था। दिव्यंका ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे तो जैसे जन्मों का सुकून मिल रहा हो। वो जो चाहती थी वही तो हो रहा था। रुद्र के झुकता हुआ टूटता हुआ। वही अन्या ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि रुद्र उसकी ज़िंदगी के लिए यूं भीख मांगे। अगर ये ज़िंदगी रुद्र की रिस्पेक्ट, उसका सब कुछ तोड़ के मिलती है तो शायद उससे ये ज़िंदगी खुद भी कबूल नहीं थी। तभी पंडित जी फेरों को खड़े होने को कहते हैं, जिसे सुन अन्या एक नज़र दिव्यंका को देख खड़ी होते हुए उसके पेट पे मारती हैं और एक झटके को नीचे गिर जाती हैं। ये देख अन्या रुद्र को चिल्लाते हुए कहती है, रुद्र रुद्र। अन्या की आवाज़ सुन जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा होता है। दिव्यंका के आदमी रुद्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन्या भी मौका लिए जैसे ही आगे बढ़ने को होती है कि रविजीत पाठक जल्दी से अन्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, पहले तुझे अपना तो बना लूँ। शैलेश राठी भी दिव्यंका को उठाते हैं। दिव्यंका अपने हाथ में गन ले उठती हैं और रुद्र के ऊपर गोली चलाती हैं, जिसे रुद्र मौका देख बच तो जाता है, पर गोली उसके गले से बस छू कर गुजरती है। ये देख तो अन्या का जैसे दिल एक पल को थम जाता है। वो रुद्र को पुकारते हुए झटपटाने लगती हैं कि दिव्यंका दूसरी गोली उस पर तानते हुए कहती है, बहुत हो गया तमाशा मिस्टर पाठक, फेरों की ज़रूरत नहीं, सीधा मंगलसूत्र और सिंदूर भरो और यहाँ से इसे लिए निकलो। उसकी बात सुन रविजीत पाठक हाँ में सिर हिलाए जल्दी से थाली से मंगलसूत्र लेता हुआ अन्या के गले की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र को काफ़ी मुश्किल से दिव्यंका के आदमी पकड़े हुए थे। अन्या मंगलसूत्र देख घबराते हुए अपने कदम पीछे करती हैं तो दिव्यंका उसे पीछे से पकड़ आगे की तरफ धक्का देती है। रविजीत पाठक जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने के लिए गले के पास पहुंचता है, अन्या उसका हाथ झटकते हुए पीछे धक्का दे देती है, जिससे वो अपने 2 कदम पीछे खुद को तो संभाल लेता है, पर मंगलसूत्र को नहीं, क्योंकि वो अग्निकुंड में गिर जाता है जहाँ से निकालना संभव नहीं था। ये सब देख दिव्यंका का पारा चढ़ जाता है। वो एक जोर का थप्पड़ अन्या को मारते हुए उस पर गन तान कहती है, बहुत हो गया ये नाटक, मेरे सब्र का इंतहा मत लो। इतना बोल दिव्यंका गुस्से में जैसे ही फायर करने के लिए स्टिकर पे उंगली लगाती हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज़ से दिव्यंका के हाथों से बंदूक छूट नीचे गिर जाती हैं और साथ ही उसके हाथों से खून आने लगता है। ये देख तो शैलेश राठी सहित सब हैरान रह जाते हैं। सब उस ओर देखते हैं तो जियान अपनी गन ताने उसकी ओर बढ़ रहा था। रुद्र के लोग भी अब तक पहुंच चुके थे। जियान आया तो बहुत पहले था, पर वो रुद्र की तरफ सिचुएशन संभालने में से हैंडल नहीं कर सकता था,
क्योंकि वो जानता था कि डायरेक्ट वार अन्या के लिए खतरा बन सकता है। इस बार भले ही रुद्र जज्बातों में बेकाबू हो गया, लेकिन वो नहीं हो सकता था। इसीलिए वो आसपास की सिचुएशन समझ सबकी चारों तरफ से हमला करने का प्लान बनाता है और सबसे पहले अन्या को सेव करते हुए जियान अंदर आता है। दिव्यंका के साथ रविजीत पाठक भी आसपास देख पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल सीटी बजते हुए अपने कमरे में छुपे बाकी आदमियों के ढेर को बुलाता है, जिसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। ये रविजीत पाठक ने बैकअप के लिए रखा था। ये सब देख तो वो सब लड़ने में जाते हैं। रविजीत पाठक अन्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो जियान सीधा उसके पैरों में गोली मार उसके पास खड़ा होते हुए कहता है, मैम आप पीछे हट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। जियान अन्या को अच्छे से कवर किए रुद्र के पास बढ़ाता है। रुद्र जैसे ही एक आदमी को मार गिराते हैं कि अन्या पीछे से हक करते हुए रोने लगती हैं। रुद्र अन्या की अपने करीब देख जल्दी से पीछे मुड़ता है और उसे एक टाइट हक करते हुए कहता है, सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। जियान उन्हें कवर करते हुए कहता है, बॉस आप मैम को लेकर निकल जाइए यहाँ से जल्दी, बाकी मैं देख लूँगा। जियान की बात सुन रुद्र सामने देखता है जहाँ शैलेश राठी और दिव्यंका बचने की फिराक में दिख रहे थे। रुद्र गुस्से में देखता है, जियान मुझे 2 लोग जिंदा चाहिए, याद रखना। जियान हामी में सिर हिलाता है। रविजीत पाठक के सारे आदमी मर चुके या टूट फूट कर इधर उधर गिर चुके थे। रविजीत पाठक तो खुद ही घायल था। उसकी आधी सी सांसें खुद के आसपास की तबाही में चढ़ी जा रही थी। वहीं शैलेश राठी दिव्यंका को संभालते हुए पीछे के रास्ते से भागने लगता है। वो जल्दी कार में दिव्यंका को बैठाकर वहां से निकलने लगता है। रुद्र के आदमी उसके पीछे पड़े होते हैं। दिव्यंका को अपनी पल भर की जीत को यूं हार में बदलते देख काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र रुद्र पे जाती है, जो अन्या को संभालकर कार के पास ले जा रहा था। अन्या काफ़ी डिजी सी फील कर रही तो रुद्र आगे बढ़ पानी की बोतल लेने बढ़ता है कि तभी एक गोली चलने की आवाज़ पड़ती है और अगले ही पल अन्या ज़मीन पे धम सी गिर जाती हैं। ये देख रुद्र के होश उड़ जाते हैं। वो बदहवासी में चीखता है, वाइफी तो क्या दोस्तों, अन्या आज मर जाएगी या फिर हमारी अन्या को कुछ नहीं होगा, या गोली किसे लगी थी, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।